जी फाज चौधरी साहब। सर, सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब का, एहसन इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना वक्त मुझे दिया कि काबीना की वजह से कि मैं पहले तकरीर कर लूं। सर, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मैं बजट के ऊपर बात करना चाहता हूं। तफसीली बात हुई है। बजट बड़ा सिंपल है, 8,000 अरब रुपए का। डॉक्टर साहब, या फिर पीछे हो जाए या फिर, थैंक यू सर। तकरीबन 8,000 अरब रुपए का हमारा बजट है। हम तवक्को ये कर रहे हैं कि कोई 5700 अरब रुपया हमें हासिल हो जाएगा अपने रेवेन्यू सोर्सेज से। पहले पिछले साल तो के 46-4700 अरब रुपया हमें हासिल हुआ है, तो हमारी तवक्को है कि 5700 अरब रुपया हम इन टैक्सेस से हासिल कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा खसारा होगा वो तकरीबन आप समझिए कि 3,000 अरब रुपए का हमारा खसारा होगा। अब ये पैसे जो हम जमा करेंगे, इसमें से 57% जो हैं वो सूबों को चले जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा लें कि जो 5700 अरब रुपए हमारे पास आएंगे, उसका जो 57% है वो सूबों को चले जाएंगे। और उसके बाद जो बड़े बड़े खर्चे हैं वो हमारे हैं, कोई डेट फिनेंसिंग है 2,000 अरब रुपए की हमारी। उसके बाद हमने 700 अरब रुपया पे एंड पेंशन का देना है। और उसके बाद फिर तीसरा हमारा जो बजट है वो हमारा डिफेंस का है। डिफेंस में मैं ये बात बता दूं कि ये कोई दूसरा तीसरा मुसलसल साल है कि हम डिफेंस बजट को हमने उस तरह से नहीं बढ़ा सके जिस तरह से हमारे हमसाया ममालिक ने अपने बजट जो हैं वो बढ़ाए हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम 2,000 अरब रुपए से ज्यादा इस वक्त उन कर्जों का पैसा दे रहे हैं जो हमने नहीं लिए, जो हमारे इस साइड के ऊपर बैठे हुए दोस्तों ने लिए हैं। ये जो 2008 और 2018 का दौर था स्पीकर साहब, ये क्यों एक डेकेड ऑफ डार्कनेस था पाकिस्तान के लिए, ये क्यों एक स्याह दौर था? इसकी मिसाल सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 1947 से लेके 2006 तक, ये थोड़ा जो बजट के ऊपर एक हमारे यहां बहस होती है और ये बात करते हैं कि ये महंगाई हो गई, जुल्म हो गया, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। वैसे तो खैर इनका यही नैरेटिव अगले 5-7 साल चलना है, क्योंकि हमारे दोस्तों ने, मैंने तो कल मशवरा भी दिया था पिछली दफा कि खताती सीख लें, तो आराम से यहीं पीछे से खताती की, नारे वगैरह लिखे, पीछे खड़े हो गए, लहरा दिया। 5-7 साल आप किन किन लोगों को हायर करते फिरेंगे, बचत भी हो जाएगी। तो इशू ये था, ये हमारी मुश्किलात क्यों हैं बजट की? आपके सामने मैंने रखा, हमारा खर्चा तकरीबन 8,085 अरब रुपया है, हमारी आमदन 5,000 5,500 अरब रुपया है। तो जैसे घरों में होता है, हमारे अगर घरों में खर्चे ज्यादा होंगे और हमारी जो आमदनी है कम होगी, तो घर जो है वो प्रॉब्लम में होगा। अगर हमारी आमदनी ज्यादा होगी और खर्चे कम होंगे तो घर खुशहाल होगा। हमारी यहां पे आपके सामने बजट में है, हमारी खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, इसलिए हम प्रॉब्लम में हैं। अब ये जो आमदनी कम है, ये क्यों कम है? जनाब स्पीकर, 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ। 1947 से लेकर 2008 तक, 1947 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान ने कुल कर्जा, जो इंटरनेशनल कर्जा जो हमने लिया, फॉरेन डेट जिसको हम कहते हैं, वो लिया, वो था 6,000 अरब रुपया। 1947 से लेकर 2008 तक हमारा ये टोटल कर्जा था 6,000 अरब रुपया। अब देखिए, इस 6,000 अरब रुपए में हमने क्या क्या किया। हमने इस्लामाबाद का शहर बना लिया, हमने गवादर खरीद के उसको एक पूरी नई मार्केट बना दी, हमने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फौज खड़ी कर दी, हमने नेवी बेसिस बना दी, एंड टू बी फेयर विद, हमने मोटरवेज भी बना ली, हमने पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। ये पाकिस्तान ने किया 1947 से 2008 तक 6,000 अरब रुपए में। अब जनाब स्पीकर, 2008 आता है और डेकेड ऑफ डार्कनेस के पहले जार आसफ जरदारी साहब पाकिस्तान के ऊपर आते हैं और अचानक हमारा कर्जा जो 6,000 अरब रुपए था वो बढ़ना शुरू हो जाता। और जब अब हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, जो यहां पे कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ही नहीं देना चाहिए,
नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जब 2018 में पाकिस्तान की जान छोड़ती है, तो इन 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा बढ़कर हो जाता है 26,000 अरब रुपए। आप अंदाजा लगाइए, शेम खकान अब्बासी साहब ने भी कह दिया, क्योंकि वो समझते हैं, खकान अब्बासी साहब हो, मिफ्ता इस्माइल हो, जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं, उन्होंने पहले इसाक डार और कंपनी की मजम्मत की थी कि जिस तरह उन्होंने मईशत चलाई, और दुरुस्त तौर के ऊपर मैं तो हमेशा उनसे एग्री करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से बेड़ा गर्क किया इकोनॉमी का। जनाब स्पीकर, 1947 से 2008 कुल कर्जा 6,000 अरब रुपया, 2008 से 2018 कर्जा बढ़कर चला गया 26,000 अरब रुपया। कैमरामैन जफर साहब प्लीज बातें छोड़ दें, आप तकरीर सुने जी। उसके नतीजे में अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि हमें हर साल 2,000 अरब रुपया, जनाब स्पीकर, 2,000 अरब रुपया सिर्फ कर्जों की किस्तों में देना पड़ता, कर्जों के इंटरेस्ट में देना पड़ता है, उस सूद में देना पड़ता है जो इस साइड के ऊपर बैठे हुए हमारे दोस्तों ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया। अब सवाल और है, मैंने आपके सामने गिनवाया है कि 1947 से 2006 तक हमने ये चीजें बनाई, हमने फौज खड़ी की, हमने पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, हमने गवादर ले लिया, हमने ये सारे काम कर लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इस 20,000 अरब रुपए में जो कर्जा इन्होंने लिया, उसका इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया जनाब स्पीकर? सबसे पहले इन्होंने बिजली के प्लांट लगाए। बिजली के प्लांट लगाने चाहिए थे, बिजली के प्लांट लगाना जरूरी था, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि किस लग्जरी तरीके से इन्होंने पैसे खर्चे। इन्होंने साहिवाल के अंदर कोयले का प्लांट लगाया। साहिवाल के अंदर कोयला नहीं होता। पूरी ट्रैक जो कोयला है वो कराची में आएगा, वहां से ट्रेन के ऊपर कोयला साहिवाल पहुंचेगा और वो बिजली बनेगी। पूरा इलाका जो ये सारा ट्रैक है, इसके राइट लेफ्ट के ऊपर सीरियस एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो गए बिकॉज उनकी प्लानिंग नहीं थी। इसी तरीके से जो हमारे दोस्त साहिवाल से यहां पे मुंतखब हैं, वो आपको बता सकते हैं कि कितने बड़ा एनवायरमेंटल क्राइसिस खड़ा हो गया इनकी इस प्लानिंग की वजह से। इसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने लग्जरी प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए। जो इस वक्त बिजली थी, जिस वक्त 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, 1 रुपया भी हमारा उस वक्त हम बिजली के जो कंपल्सरी पेमेंट्स है वो नहीं कर रहे थे। जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, हमें 190 अरब रुपया कंपल्सरी पेमेंट्स दिया जाना था उन पावर प्लांट्स का। जब ये गए हैं और 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई, अब हमें जनाब स्पीकर 900 अरब रुपया देना पड़ता है कंपल्सरी पेमेंट्स में। वो बिजली बनाएं ना बनाएं, हम यूज कर सके ना कर सके, इन्होंने बिजली के जो प्लांट लगाए उसके नतीजे में इस वक्त हमारी हालत ये है। और 2023 जब आएगा, जो इलेक्शन का साल होगा, उस साल हमें 1500 अरब रुपया देना पड़ेगा कंपल्सरी पेमेंट्स में बिजली की। अब आप देखिए किया क्या, तमाम बिजली के प्लांट्स लगे, वो कैसे लगे? हमारा जो सारा पैसा है बजट का, ये जो बजट डेफिसिट है, आज अगर हमारे यहाँ महंगाई है, आज अगर हमारे यहाँ आम आदमी जो है उसकी जिंदगी मुश्किल है, आज अगर डॉक्टर नहीं है अस्पताल में, आज टीचर नहीं है स्कूल में, तो इसकी जिम्मेदार ये लोग हैं जो हमारे दाएं तरफ बैठे हुए हैं। और अगर आज ये कहते हैं कि आमरीतों ने पाकिस्तान का ये हाल किया, मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर, 13 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी सिंध में बरसर इख्तिदार है। इतना बड़ा वक्त तो किसी आमिर को भी पाकिस्तान में नसीब नहीं हुआ जितना पीपल्स पार्टी को सिंध में मिला है। और आप सिंध की हालत देख लीजिए और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान का असल मसला जो है वो कौन है और क्या लोग हैं और कैसे जो है वो चल रहा है। अगर अपोजिशन की अपनी जेबें खाली नहीं है, इस वक्त क्या हो रहा है आप देखिए, जितने हमारे दोस्त यहां से खड़े हुए, उन्होंने कहा कि बजट तो बड़ा बुरा है, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। इन्हीं के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मिफ्ता साहब से रिपोर्टर ने पूछा कि आपकी अपनी कंपनी का प्रॉफिट ट्रिपल कैसे हो गया? अगर हालात खराब है तो आपकी अपना कारोबार तो नीचे जाना चाहिए। हकीकत यह है जनाब स्पीकर कि आज
इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान को उस सीधे रास्ते के ऊपर डाला है जिसके आगे इंशाअल्लाह ताला हमारी मंजिल है। हमने कोविड के दौरान 26 फरवरी को जब पहला कोविड का केस आया, हम कुछ भी अपना नहीं बना रहे थे, हम हर चीज़ अपनी इंपोर्ट कर रहे थे। हमारा जो डॉक्टर्स के लिबास हैं, हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, हमारा बाकी जो तमाम सामान है, मार्च के अंदर हमारे यहाँ सैनिटाइजर शॉर्ट हो गए। हमने इंशाल्लाह वेंटिलेटर्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ नहीं बना रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 4 मंथ्स मुझे बहुत फ़ख्र है पाकिस्तान के साइंसदानों के ऊपर, इंजीनियर्स के ऊपर, हमारे नौजवानों के ऊपर। 5 महीनों के अंदर जनाब स्पीकर, हमारे जो ये हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे साइंसदान हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कोविड मटेरियल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इस रीजन का। ये मुमकिन नहीं था इस क़यादत के बगैर जो कि इमरान खान ने हमें दी। अपोजिशन की लंबी लंबी तकरीरों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी बसियार गोई से खुद जो है वो अवाम भी तंग है, और इससे जितनी तकरीरें ये करते हैं उससे इमरान खान से लोगों की वाबस्तगी और बढ़ती है, इमरान खान से लोगों का इश्क और बढ़ता है। और अगर पाकिस्तान में इस वक्त कोई उम्मीद है तो वो इमरान खान है। हम इसीलिए वजह है कि जो मुल्क की मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो रही है, अपोजिशन की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता होते अब बिल्कुल ब्रेक ही लग गई है। अभी तो समझ ही नहीं आ रही अपोजिशन को कि इनका लीडर कौन है। इनको कभी फजलुर रहमान साहब के पास जा रहे होते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब के पास जा रहे हैं, शहबाज शरीफ कहाँ से निकलते हैं हमें नहीं पता, वो कहाँ से हदायत ले रहे होते हैं। सो इसीलिए अपोजिशन की हमने देखा कि इस वक्त उनकी ना कोई लीडरशिप है, ना ही उनकी कोई सियासत है, और एक बिखरा हुआ ग्रोह है जिसको हम अपोजिशन कह रहे हैं। आज तक हम क्या बात कर रहे हैं, इन तमाम बातों के बावजूद हमने ये इमरान खान ने ये बात कही, हम अपोजिशन के साथ बड़े मसाइल पर बैठना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर आइए हमारे साथ बात कीजिए। हमारे मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने अक्टूबर लास्ट ईयर हमने अपना बिल पेश किया, उसमें 49 तरमीम हमने दी। हमने कहा जनाब बात सुनिए, हमारी लड़ाइयाँ झगड़े अपनी जगह के ऊपर हैं, बड़े मामलात के ऊपर बैठते हैं। बड़ा मामला सबसे बड़ा ये है कि हमारे और आपके दरमियान पाकिस्तान के अवाम में इमरान खान वो आदमी है जो अपने क्रिकेट के अरूज में न्यूट्रल एम्पायर लेके आया, और वही इमरान खान आपको ये दावत दे रहा है कि आइए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को कहते फिरे कि ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, आइए बैठिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात कीजिए। लेकिन लगता यूं है कि इस वक्त अपोजिशन को चूंकि यकीन है कि अगले इलेक्शन में उनकी कोई, देखिए इलेक्शन में 11 साढ़े 1100 सीटों के ऊपर आपने कैंडिडेट खड़े करने हैं। बड़ी माजरत के साथ पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों जो हैं, ये तो 450-500 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि एक बेचारी जो है वो सिंध की पार्टी बन गई है, दूसरी सेंट्रल पंजाब की पार्टी बन गई है, इसके बाद तो उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। लिहाजा इनको ये लग रहा है कि इनका ये बयानिया आना ज़रूरी है कि अगला इलेक्शन जो है वो रिग्ड होगा। अभी से एक प्लानिंग के तहत ये इंप्रेशन दिया जाता है कि अगला इलेक्शन जो है वो रिग्ड होगा, क्योंकि नजर आ रहा है कि अगले 5 साल फिर इमरान खान के। इसलिए अभी से एक ये इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी है, अभी से कहना शुरू कर दिया, अभी इलेक्शन 2 साल है, अभी से कहना शुरू कर दिया अगला इलेक्शन रिग्ड होगा, अगला इलेक्शन रिग्ड होगा। हम कह रहे हैं भाई, बजाय इसके कि आप ये कहें कि अगला इलेक्शन रिग्ड होगा, आइए हमारे साथ बैठिए, बात करिए। हम चाहते हैं इलेक्शन को रिफॉर्म करना, हम चाहते हैं इलेक्शन के निज़ाम की इस्लाहात करना, आप आइए बैठिए। और दूसरी बात, आप हमारे साथ नहीं बैठना चाहते, हमारे मिनिस्ट्री फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने बिल जमा कराया है, हम 49 तरमीम लेके आए हैं, तजावीज़ लेके आए हैं, आप अपनी तजावीज़ दे दीजिए। आप हमारी तजावीज़ ना माने, हमने कोई ये तो नहीं कि हमने जो लिख दिया है वो सहीफा है, हमसे बेहतर तजावीज़ ले आइए। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लानी चाहिए। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सारा जो झगड़ा है वो शुरू होता है जब आपका इलेक्शन 5 बजे ख़त्म होता है और सुबह रिजल्ट नहीं आता सुबह तक। हम कह रहे हैं कि उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आइए उसके ऊपर बैठें, उसको देखें, आप अप्रूव करें, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आते हैं। हम इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन का
मसला ही सिर्फ ये है, और इसके अलावा कोई और तज्जिया मुमकिन नहीं है कि इनको नजर आ रहा है कि अगले 5 साल इमरान खान के, लिहाजा अभी से शुरू कर दो कि धांधली हुई है, धांधली हुई है, धांधली हुई है। लेकिन इसके बावजूद स्पीकर साहब मैं ये समझता हूं, लोग हमारी तरफ देखते, लोगों ने हमें एक दूसरे के ऊपर किताबें फेंकने के लिए यहाँ नहीं भेजा हुआ, लोगों ने हमें एक दूसरे को गालियां देने के लिए यहाँ नहीं भेजा हुआ, लोगों ने अपने मसाइल के हल के लिए हमें यहाँ भेजा हुआ। लिहाजा हमें अपने इख्तलाफात जारी रखें, कोई बिल्कुल सही बात है, जमहूरियत यही होती है, इनका एक नुक्ता नज़र है, हमारा दूसरा नुक्ता नज़र है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बड़े मामलात के ऊपर हमें ज़रूरत है मिल बैठने की भी। मिसाल के तौर के ऊपर अपोजिशन लीडर ने अपनी तकरीर में कहा कि हमें बैठना चाहिए। अपोजिशन लीडर की बात बिल्कुल सही है और मैं समझता हूं उन्होंने तीसरी दफा ये बात की, लेकिन मसला कहां पे आ रहा है? लग यूं रहा है कि अपोजिशन लीडर की पार्टी के अंदर अपोजिशन लीडर का कंट्रोल नहीं है। वो यहां पे कहते हैं कि हमें बात करनी चाहिए, वो चाहते हैं कि हमें बैठना चाहिए, लेकिन जब स्पीकर साहब, जब आपने उन्हें लेटर लिखा और कहा कि आइए फोकल ग्रुप बनाइए और हमसे बातचीत करिए, उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। जब आप उनसे कहते हैं कि आइए जुडिशल जो रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर बैठे बात करें, जवाब नहीं आता। असेंबली में वो तकरीर करते हैं, लेकिन लग यूं रहा है कि PMLN के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन तो शहबाज शरीफ हैं, लेकिन फैसले जो हैं वो कोई और करता है। सो ये पहले आपस में बैठें, बजाय इसके कि हमारा यहाँ पे ऐवान के अंदर और सारी कौम का वक्त ज़ाया करें। पहली मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग आपस में बैठें और फैसला करें कि आपकी पार्टी में फैसले किसने करने हैं, और फिर जिसने फैसला करना है उसको हमारे साथ बैठाइए। हम आपके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और हमें किन बातों के ऊपर आपसे बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। नंबर 1, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस मुल्क में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए, और अगर आपको हमारे रिफॉर्म्स पसंद नहीं, आप अपने रिफॉर्म्स दें, हम उनके ऊपर बातचीत करेंगे। नंबर 2, जुडिशल रिफॉर्म्स। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम में बहुत खामियां हैं, हमें कोई शुबा ही नहीं होना चाहिए कि हमारे अदालती निज़ाम से लोग मुतमईन नहीं हैं, निज़ाम इंसाफ से लोग मुतमईन नहीं हैं, और आम आदमी ये समझता है। अभी जब रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान का जो परसेप्शन इंडेक्स है वो नीचे गया है, और वो अगर किसी इदारे की वजह से नीचे गया तो वो हमारा अदालती निज़ाम की वजह से नीचे गया। लिहाजा अदालती निज़ाम में जजेस की अपॉइंटमेंट एक ऐसा काम है जिसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन को बैठना चाहिए। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है बेंच बनाने का, उसके ऊपर हमें और इनको बैठना चाहिए कि किस तरह से जो बेंचेस हैं वो बनने चाहिए। इसके साथ हमारे साथ इसके साथ ऊपर बैठना चाहिए कि हमें जो बड़े फैसले करने हैं। अफगानिस्तान के ऊपर जनाब स्पीकर हमें एक सूरत हाल का सामना है। अफगानिस्तान के ऊपर सोवियत यूनियन ने जब कब्जा किया था 1977-78 में, जब ये मामला शुरू हुआ, हमसे पूछ के सोवियत यूनियन ने काबुल पे कब्जा नहीं किया था। उसामा बिन लादेन ने हमसे पूछ के न्यूयॉर्क को बम नहीं किया था, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको सहने पड़े। इसलिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, वहां पर सूरत हाल खराब हो रही है, वहां की सूरत हाल पाकिस्तान में खराब हुई तो वो खराब सूरत हाल ये नहीं देखेगी कि हुकूमत का बंदा कौन है, अपोजिशन का बंदा कौन है, वो पूरे पाकिस्तान के हालात खराब होंगे। हमें उसके ऊपर संजीदगी से एक पॉलिसी लेने की जरूरत है। आज तक हमें नहीं पता, मैं जब हैरान हो जाता हूं जब मैं तकरीरें सुनता हूं बिलावल साहब की और मरियम बीबी की कि 30-30 साल हुकूमत की इनके खानदानों ने, आज तक इन्होंने हमें ये नहीं बताया किसी तकरीर में कि हम क्या करेंगे जो मुख्तलिफ होगा हमारे अब तक की हुकूमत से। मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है ये इन्होंने कभी नहीं बताया। हमारे अमेरिका से ताल्लुकात क्या होने चाहिए, हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात का मामला किधर जाएगा, हमारे हिंदुस्तान के साथ अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे हमें बढ़ना चाहिए। अपोजिशन इस यही हालात बजट के। आपको ने कहा बजट सही नहीं है, आप अपना ऑल्टरनेटिव बजट दीजिए, आप कहिए ये खर्चे कम कर दें, ये खर्चे बढ़ा दें, यहाँ से आप आमदनी ले लें, आप हमें अपना ऑल्टरनेटिव बजट दीजिए। कोई सीरियस डिबेट अभी तक अपोजिशन की तरफ से बजट के ऊपर नहीं आई, और इसलिए नहीं आई कि पढ़ना ही नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ पे आना है और रवायती सियासी बातें करके अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, और ये गलत फहमी है कि इमरान खान की ज़ात को आप निशाना बनाएंगे तो उससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। हकीकत ये है कि इमरान खान की ज़ात को आप जितना निशाना बनाएंगे इतना ही इमरान खान पॉपुलर होगा, इतना ही इमरान खान ऊपर जाएगा, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपोजिशन से ये कहना चाहूँगा कि आप हुकूमत के ऊपर तनकीद आपका हक है,
आप ज़रूर तनकीद कीजिए, लेकिन कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी कीजिए पाकिस्तान के निज़ाम में। आप अपनी तजावीज़ लेकर के आएँ, हम उसके ऊपर कंसिडरेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वक्त जो माहौल बना है, मैं समझता हूँ पिछले दिनों से जिस किस्म का माहौल रहा और बड़ी आपके ऑफिस की बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि वो माहौल जो है वो वापस आया और हम यहाँ पे कम से कम कुछ बात करने की पोजीशन में हुए। हाउस से ये पैगाम जाना पाकिस्तान के लोगों को कि पाकिस्तान के लोगों के मसाइल यहाँ पर डिस्कस होते हैं, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल के हल यहाँ के उनके नुमाइंदे देते हैं। ये देखिए हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है जनाब स्पीकर, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है पाकिस्तान, दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत है। हम 7 उन मुल्कों में हैं जो एटमी ताकत है और हम सिर्फ 342 लोग हैं जो 22 करोड़ लोगों की यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। हमें इसको कभी भी पसे पुष्ट नहीं डालना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए और हमें वो काम करने चाहिए जिससे हमारा आम आदमी को लगे कि यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही है, उसमें उनका हिस्सा है। जब इस इजलास की प्रोसीडिंग्स होती हो तो आम आदमी मुड़ के इस हाउस की तरफ देखे कि यहाँ पर हमारी बात हो रही है। लेकिन बदकिस्मती से जिस किस्म का माहौल बनता जाता है या जिस किस्म का माहौल बना दिया जाता है, उससे फिर आम आदमी सोचता है कि यहाँ पे तो पॉलिसी के फैसले नहीं होते, पॉलिसी के फैसले तो बाहर होते हैं और इनमें क्या ज़रूरत है हमें इस हाउस के ऊपर अपना वक्त ज़ाया करने की। लिहाजा मेरी गुजारिश ये होगी कि बिल्कुल सही है आप तनकीद कीजिए, बिल्कुल सही है आप हुकूमत के ऊपर अपना जो गुस्सा है वो निकालें, लेकिन इसके साथ कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी कीजिए। हमें बताइए कि आप चाहते किस तरह हैं, हम किस तरह से अभी हमारे 2 साल हुकूमत के हैं, हमें बताइए हमने आगे कैसे बढ़ना है। आप हमें बताइए, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हैं। लेकिन खुदा के लिए ये जो नेगेटिव आपकी पॉलिटिक्स है, अपने जो मनफी सियासत का जो आपने एक बीड़ा उठाया है, इसको आप हटा दीजिए, मुस्बत सियासत की तरफ आइए। हम और आप मिल के पाकिस्तान को यहाँ से आगे लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया।